नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली में चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा होने के बाद चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 6 राज्यों के गृह सचिव और साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजी को हटाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा की थी। देश में 7 फरवरी को लोकसभा चुनाव होने और इससे पहले ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बड़ा सख्त कदम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 6 राज्यों मसलन यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, ये वो राज्य हैं जहां के सीएम कार्यालय में पद संभाल रहे गृह सचिव को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के डीजी को भी हटाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि आमतौर पर चुनाव के समय में इस तरह के फेरबदल देखने को मिल जाते हैं ताकि देश में निष्पक्ष माहौल से चुनाव को संपन्न कराया जाए और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस आदेश को भी निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सारी याचिकाएं उनकी खारिज कर दी गई हैं, क्योंकि 10 महीने से वो पैरोल पर थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन को अब तत्काल आज ही उनको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य की समस्या को लेकर के वो जेल से बाहर थे। लेकिन आज सिलसिले से सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को झटका दिया। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी में खलबली मच चुकी है, क्योंकि जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के सामने केस दर्ज किया गया था, उसको लेकर के सत्येंद्र जैन की तरफ से कोई भी याचिका खारिज नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी समस्याओं को सुनते हुए उनकी सारी याचिकाएं खारिज की और सत्येंद्र जैन को हिदायत दिया कि आप तुरंत आज ही अपने आप को सरेंडर करें। और साथ साथ में ईडी ने यह भी कहा है कि अगर सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य की समस्या होती है तो वो कभी भी जेल से छुट्टी ले सकते हैं और पैरोल ले सकते हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी की मुश्किल है और बढ़ती नजर आ रही है। देखना होगा कि आगे क्या होगा। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री खुद रहे और जेल मंत्री भी खुद रहे। आज की जो ताज़ा खबर थी वो लगातार कहीं न कहीं मुश्किलों में बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली से अजय चौहान। तो दिल्ली में यूपी कोर कमेटी की बैठक हुई है। क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कृष्णा मिश्रा। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियों में जोर शोर से लग गई हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अपने एक एक उम्मीदवार की घोषणा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 51 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें पहली लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह समेत तमाम जो बड़े नेता थे उनका नाम पहली लिस्ट में आ गया था। बाकी के बच्चे जो 25 उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की यूपी की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में चल रही है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने बाकी बचे उम्मीदवारों की घोषणा जल्द से जल्द कर सकती है। तो वहीं पर यह भी देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो ये 25 जो सीटें हैं, जो लोकसभा सीटें हैं, इन पर भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ के सांसद हैं उनको मौका देती है या नए चेहरे की तलाश करती है, इसका अंदाज़ा जो है अभी नहीं लगाया सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारियों के साथ, जोर शोर के पूरी तैयारियों के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं से जो है सीधा संवाद कर रही है। जो उसके जो प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं, जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं, वो लगातार जिलों के दौरे पर बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले जो है 10 सालों में जो काम किया है, जो केंद्र की सरकार ने पिछले 10 सालों में काम किया है, उस काम को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अब जनता के बीच में जाना शुरू कर दी है। तो इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी की यूपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हो रही है। तो इस बैठक के बाद कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बाकी के बचे उम्मीदवारों की घोषणा जल्द से जल्द कर सकती है। कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस। तो वहीं लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी ने अपने 4 और लोकसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ बेग। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज 4 और सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है।
इन सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान से कहीं न कहीं बीजेपी और रालोद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बागपत से प्रदीप बैसला, कानपुर से कुलदीप भदौरिया और अकबरपुर से राजेश द्विवेदी और साथ ही साथ मेरठ से देवव्रत त्यागी को चुनाव मैदान में उतारा है। अगर अकबरपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए रितेश पांडे को अब राजेश द्विवेदी कड़ी टक्कर देंगे। मेरठ की बात करें तो मेरठ में भानु प्रताप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर अब मेरठ से देवव्रत त्यागी चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोकेंगे। वहीं बागपत रालोद का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब यहाँ पर प्रदीप बैसला चुनावी तो वहीं दिल्ली के रोहिणी में हिंदू संगठन से जुड़े लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली को संदेश खाली जैसा नहीं बनने दिया जाएगा। जी हाँ, इसी तर्ज पर दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित बाबा अंबेडकर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया गया है। दरअसल जो पूरा मामला है वो मामला यहाँ की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ मामला है और इसी को लेकर के अंबेडकर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों की मांग है कि जिस तरीके से भीमराव मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न का जो किया गया है और वो इसी के प्रोफेसर के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जो कि विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मेरे पीछे की जो तस्वीर है, ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी साफ तौर पर इनका जो प्रदर्शन है कि जो आरोपी हैं उनको फांसी दी जाए, फांसी की सजा की मांग करते हुए यहाँ पर जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो छात्रों के साथ जिस तरीके से यौन उत्पीड़न के जो अंजाम दिया गया, यौन उत्पीड़न जो किया गया है, उसके खिलाफ यहाँ पर बैठ करके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मांग है कि जो आरोपी है वो विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ आरोपी है और अभी तक उनके उस आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और यही एक वजह है कि यहाँ पर लोग अंबेडकर अस्पताल के गेट के बाहर ही बैठ करके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपी के खिलाफ फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामला हालांकि काफ़ी पुराना है, लेकिन लगातार जिस तरीके से अब ये मामला गरमाता जा रहा है, क्योंकि अंबेडकर अस्पताल के बाहर ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और न केवल आरोपियों की सजा की मांग कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ भी जो नारेबाजी है वो यहाँ पर ये लोग साफ तौर पर कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है और कब तक कार्रवाई करती है, ताकि जो पीड़ित जो छात्रा हैं उन्हें इंसाफ मिल सके। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस 2 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अवनीश प्रेमी। कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर नैनीताल और हरिद्वार सीट पर अभी भी असमंजस की स्थिति है। पार्टी अभी तक दोनों सीट पर अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई, लेकिन खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए और सभी ने अपना प्रचार भी तेज कर दिया है। अगर हम हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न सिर्फ संतों के साथ बैठक की, बल्कि गंगा आरती करने के बाद डोर टू डोर अपना जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। इसके अलावा अल्मोड़ा से अजय टमटा और उसके साथ साथ नैनीताल से अजय भट्ट भी लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस द्वारा अभी तक 2 सीटों पर कैंडिडेट घोषित न करना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है और यही कारण है कि अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं हो पाए। उत्तराखंड में कांग्रेस टूटती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। चुनाव की तिथि सामने आते ही जो राजनीतिक हलचल है वो उत्तराखंड में बढ़ती हुई नजर आ रही है। रविवार को बद्रीनाथ से जो कांग्रेस के विधायक हैं राजेंद्र भंडारी, उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है और दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने वहां पर कराई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मजबूती है वो ढलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जो मजबूती देने की बात कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा की जा रही थी वो अब कम होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में जो मुश्किलें हैं वो कांग्रेस की बढ़ती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर जिस तरह से राजेंद्र भंडारी समेत
कई वरिष्ठ नेता गए हैं, उससे ऐसा लगता है जो भाजपा 75% अधिक वोट पाने की जो बात कर रही है वो अचीव करेगी, और जो प्रचंड बहुमत की जो बात करती है वो साफ तौर पर नजर आएगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस ने एक दशक में अभी तक एक भी सीट हासिल नहीं करी है 5 लोकसभा सीटों में से। क्या इस बार भी इसमें भाजपा है कि 5 जो लोकसभा सीट है उसमें कमल खिलाने में बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह से साबित होगी, या फिर कांग्रेस को एक भी सीट यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस एक सीट यहाँ पर लाती है या फिर अपने जो कार्यकर्ता वहाँ से नेता कांग्रेस से होकर भाजपा जा रहे हैं उन पर रोक लगेगी, और साथ साथ जो मजबूती से पार्टी लड़ने की बात कर रही है वो अब देखने को मिलेगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं प्रशांत गुप्ता से। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। लोकसभा चुनाव की बेला चल रही है, सियासी दलों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और जनता चुनावी मुद्दे ढूंढ रही है। सियासी दल तो ढूंढ ही रहे, लेकिन जनता भी अपने उन मुद्दों को ढूंढने का काम कर रही है जिस पर नेता खामोश हैं। कोटद्वार के मालन नदी पर बना हुआ पुल ऐसा ही बड़ा मुद्दा है जो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि आम जनता से जुड़ा हुआ और सरकार की नाकामियों को दिखाता है, क्योंकि 2023 की जुलाई वाली आपदा में जब ये पुल टूटा था तब काफी लोग इस आपदा में प्रभावित यहाँ पर हुए थे, क्योंकि इसी पुल से जो कोटद्वार का जो दूसरी तरफ से जुड़ता हुआ जो क्षेत्र है वो इसी पुल से होकर गुजरता था, जिसकी जनसंख्या ये कह सकते हैं कि 40 से 50 हजार के करीब बताई जा रही है। और कोशिश यही है सरकार की कि उस समय के इस पुल को बनाने का जो वायदा किया था कि हम तय समय पर इस पुल को बनाएंगे ताकि जनता को बड़ी राहत मिल सके, लेकिन 1 साल से समय यहाँ पर व्यतीत होने को अभी तक कोई चीज यहाँ पर नहीं बन पाई, ना पुल बन पाया, ना ही पुल के निर्माण से रिलेटेड कोई काम यहाँ पर हो पाया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज भी जो लोग हैं वो इस नदी के ऊपर से गुजर कर दूसरी तरफ जाने का काम कर रहे हैं, और ये वो आबादी है जो लगातार प्रभावित हो रही है। पुल पर सिर्फ खुदने का काम हुआ, अभी पुल पे अवशेष है और ये बड़े निशान हैं। इन निशानों से होकर आम जनता यहाँ पर गुजर रही है और अभी तक सरकार जागी नहीं है, ना इस दिशा में काम हो पाया। विधानसभा अध्यक्ष ने कई बार सरकार अधिकारियों का लगाई थी कि इस पुल का निर्माण जल्द किया जाए, लेकिन वो असर होता हुआ दिखा नहीं और आज भी ये निशान बाकी है। जनता के लिए चुनाव में बड़ा मुद्दा है। कैमरामैन हसनल था तो तो वहीं लखनऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आशिफ। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस मामले में अब्बास अंसारी को जमानत दे दी है। फिलहाल अभी अब्बास अंसारी जेल में ही बंद रहेंगे। आपको बता दें कि सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी पर शस्त्र लाइसेंस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर आरोप था कि शूटिंग के बहाने उन्होंने विदेशी असलाह खरीदा था। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी पर जो चार्ज था उसे देखते हुए उन्हें जमानत दे दी। फिलहाल अब्बास अंसारी की जमानत कहीं न कहीं राहत पहुंचाने वाली है। फिलहाल वहीं यूट्यूबर एल्विस यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। सांपों की तस्करी और उनके जहर के सेवन के मामले में कल नोएडा की पुलिस ने फेमस यूट्यूबर एल्विस यादव को पूछताछ के लिए नोएडा बुलाया। नोएडा पुलिस ने जब उसे पूछताछ के लिए बुलाया तो नोएडा पुलिस को वो उनके सवालों का सही जवाब न देने के बाद पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर एल्विस यादव को गिरफ्तार कर कल नोएडा की सूरजपुर कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में पेश करने के बाद वो एल्विस यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी गई है। दरअसल आपको बता दें बीती 3 नवंबर को पीपल फॉर एनिमल की तरफ से एल्विस यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के अधिनियम के और अन्य संगीन धाराओं के में नोएडा के सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद वो मुकदमा ट्रांसफर कर नोएडा के सेक्टर 20 थाने में भेज दिया गया था। इस पूरे मामले की डीसीपी विद्यासागर जांच कर रहे थे। जांच के बाद उन्होंने ये बताया कि एल्विस यादव को गिरफ्तार इसलिए किया गया है जो बीते 3 नवंबर को एक बैंक्वेट हॉल में रेप पार्टी चल रही थी,
उसमें पीपल फॉर एनिमल की संस्था ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद जब वहां छापा मारा था तो वहां पर पल्लू प्रजाति के सांपों के साथ साथ जहर भी वहां पर सेवन करते हुए लोगों को पकड़ा था। उस जहर को नोएडा पुलिस ने जयपुर की फॉरेंसिक लैब को भेज दिया था, जिसके रिपोर्ट आने के बाद कल नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया और एनडीपीएस एक्ट की धारा भी बढ़ा दी है, जिसके बाद कोर्ट ने उनको 14 दिन की एल्विस यादव को न्यायिक हिरासत के बाद भेज दिया। आपको बता दें, आने वाले दिनों में एल्विस यादव की जो है मुसीबतें कम नहीं होने वाली हैं। उनके खिलाफ नोएडा पुलिस और कड़े एक्शन भी ले सकती है और रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी भी लगा सकती है। गाजियाबाद से परवीन कुमार। तो वहीं हरदोई में आदर्श आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। आचार संहिता लगते ही रोडों के बोर्ड उतरने लगे। आपको बता दें कि परसों के दिन जो आचार संहिता लगी थी 16 तारीख को, वहां पर जब नगर पालिका पहुंची आवास विकास में, वहां पे पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के उनका बोर्ड लगा हुआ था, जो कि उनका बोर्ड वहां से हटाया गया और भी होल्डिंगें लगी थी जो हटाई गई। तो वहीं जब हटाई गई तो उसके बाद में वहीं भाजपा के जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं उनकी पत्नी को अटैक पड़ गया। उनकी मथुरा में लट्ठमार होली के दौरान भगदड़ मच गई और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। लड्डू होली के दौरान एक हादसा हो गया, जो भीड़ के दबाव के चलते मंदिर की सीढ़ियों की रेलिंग टूट गई और लाखों श्रद्धालु जो है जैसे ही दर्शन करने के लिए मंदिर में गए और मंदिर के पट खुले तो वहां पर रेलिंग टूट गई और एक हादसा हो गया, यानी भगदड़ मच गई और भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को नजदीकी सीएससी केंद्र में और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एसएसपी शैलेश कुमार पांडे का कहना है कि कहीं कोई भगदड़ नहीं हुई और कोई घायल नहीं हुआ है। ये भ्रामक जो है प्रचार प्रसार है, इसको जो है प्रचार को नहीं किया जाए। तो वहीं देखने को ये मिला कि 10 लाख से अधिक कल बरसाना में भीड़ थी और श्रद्धालु आए हुए थे। उसको देखते हुए इंतजाम प्रशासन के ठीक थे, लेकिन भीड़ का इतना दबाव था कि दबाव के कारण जो है वो रेलिंग टूटना और ये हादसा हो गया। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। अमेठी में एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश की है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता संजय कुमार। के अंतर्गत सुकुल बाजार की रहने वाली एक महिला आज कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर कलेक्ट्रेट में अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का प्रयास किया। उसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी व अन्य लोगों की मदद से महिला को आग लगाने से बचा लिया गया। साथ ही साथ उसकी हालत गंभीर देखते हुए वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी व अन्य लोगों की मदद से उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों का कहना है कि महिला खतरे से बाहर है। कोटद्वार में टूटा पुल आज भी नहीं बन पाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। लोकसभा चुनाव की तारीख होने के बाद जो सख्ती है चुनाव में, उसकी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं इस समय पौड़ी लोकसभा के अंतर्गत कोटद्वार में हूँ। कोटद्वार के सीमावर्ती क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता हुआ, और यहाँ पर अब चुनाव के देखते हुए जो सख्ती है पुलिस की वो काफी यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। अर्धसैनिक बलों के साथ साथ स्थानीय पुलिस के बल यहाँ पर मौजूद है और जो भी सीमा के पास से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, चाहे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ओर आ रही है, उन पर लगातार सख्ती देखने को मिल रही है। लगातार सघन चेकिंग अभियान यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था और निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में भी कहा है कि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार से जो अवैध शराब या जो काला धन होता था जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है उसको। मैनपुरी में दरोगा ने हर्ष फायरिंग की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी में दरोगा जी ने की हर्ष फायरिंग। जी हाँ, वीडियो हुआ वायरल। पूरे मामले के अनुसार आपको बताते चले, मैनपुरी के किसनी कस्बा क्षेत्र के कुसमरा में मध्य भागवत कथा में लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी है। फायरिंग करने के बाद से उन्होंने जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और जिसके बाद पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और पूरे मामले की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है और उन्होंने कहा है कि दरोगा के विरुद्ध भी कार्रवाई लिखित में की जा रही है। फिलहाल पुलिस वर्दी
वर्दी के दौरान ही उन्होंने जिस तरीके की फायरिंग की है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरोगा जी का नाम श्यामलाल सिंह है और वह मध्य भागवत कथा में औरैया में उनकी पोस्टिंग है, जिसके बाद वह भागवत जो उनके परिवार का कार्यक्रम था उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और कुछ देर बाद ही उन्होंने फायरिंग जो की है। मात्र जो फायरिंग कर रहे हैं फायरिंग में साफ तौर से वर्दी पहन रखी है और लाइसेंसी बंदूक से उनके द्वारा फायरिंग की गई है। पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दरोगा के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का मामला भी किसी थाने में दर्ज किया गया है। मैनपुरी इंडिया वॉइस के लिए रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।